शो को आगे बढ़ाएंगे और अब अगर आपको करियर ब्रेक लेनी है तो उसके लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इस पर फोकस करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के डायरेक्टर कौस्तुभ बेलापुरकर और साथ ही प्रूडेंस वेल्थ एडवाइजर के फाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। कीर्तन, ऐसे कई बार मन में ख्याल आता है कि करियर ब्रेक ले लिया जाए, सबैटिकल ले लिया जाए। मुझे ही नहीं, आई एम श्योर जो भी इस तरह की हेक्टिक और व्यस्त ज़िंदगी जीता है, कभी ना कभी समय में ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। और कोविड के बाद तो हमने लोगों को ऐसे फैसले लेते हुए देखे भी हैं। काफ़ी चलन हमने देखा था अर्ली रिटायरमेंट का था, लेकिन अब करियर ब्रेक को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में और उस मानसिकता के साथ लोग प्लानिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कितना प्रैक्टिकल है आज की तारीख में? फाइनेंशियली तो छोड़ दीजिए, मैं वैसे ही जनरली पूछ रही हूँ, कितना प्रैक्टिकल है करियर ब्रेक ले लेना या ले पाना? आई थिंक देखिए ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है मेरे हिसाब से। अगर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, हम्म। आपने अच्छे से इस के बारे में ऑलरेडी प्लानिंग की हुई है कि आप आपके खर्चे जो आप सबैटिकल लेंगे उसके बाद आर गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ। तो आप एक बहुत ही क्लियर माइंड से, एक क्लियर विजन से, फोकस से डेफिनिटली सबैटिकल पे जा सकते हैं। और अगर आपने सही डायरेक्शन में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को ध्यान में रखकर अगर आपने कोई कोर्स या चीज़ का निर्णय किया है करने का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके प्रोफ़ाइल को सिर्फ़ ऐड ही करेगा। और शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपोज़र लेने के बाद इंडस्ट्री में जब थोड़ा-सा एजुकेशनल ब्रेक लेकर वापस आते हैं, तो लार्जली यू शुड बी इन अ बेटर ऑफ पोज़ीशन। पर देखिए इसमें ऑफ कोर्स आपको दूसरी चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जब आप वापस आएँगे तब मार्केट कैसा है, वो आपको शायद पहले नहीं पता चलेगा। क्वाइट पॉसिबल कि जब आप वापस आए तो जॉब मार्केट उतना अच्छा ना हो। अब जितनी ज़्यादा एक सीनियर लीडरशिप पोज़ीशन पे है, उतना ज़्यादा आपको सिमिलर रोल या उससे बेटर रोल मिल पाना इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। तो आई थिंक थोड़ा-सा इंडिविजुअलिस्टिक है कि आप आपने कितनी फाइनेंशियली प्रिपरेशन की है, आप कितनी सबैटिकल मैनेज कर पाएँगे फाइनेंशियली, आप आज कौन से प्रोफ़ाइल पे है, आप क्या पढ़ रहे हो जिसकी वजह से आपको क्या प्रोफ़ाइल में अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है, कि आप नए किसी प्रोफ़ाइल के लिए अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे हैं या करंट प्रोफ़ाइल में फॉरवर्ड इंटीग्रेट या बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं जो काफ़ी पर्सनल है और हर केस अलग-अलग होगा। पर मुझे लार्जली ऐसा लग रहा है कि अगर आपने एजुकेशन में स्टेप लेने का डिसीजन लिया है और मैं होप कर रहा हूँ कि आप सही चॉइस कर रहे हैं कि कौन-सी पढ़ाई आपको थोड़ा-सा करियर में और बेटर अपॉर्च्युनिटी दिला सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होनी चाहिए वापस करियर को पाथ पर लाने के लिए। तो ऐसे में ऑब्वियसली ये काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक सवाल है और लोगों की पसंद पैशन पर डिपेंड करता है, लाइफ की कॉलिंग पर डिपेंड करता है कि उन्हें करियर ब्रेक लेनी है या नहीं लेनी है। लेकिन कौस्तुभ, किस सिनेरियो में ये करियर ब्रेक जस्टिफाइड साउंड करती है? क्या इसको मेजर करने का या समझने का कोई तरीका है? कविता जी, जैसे कीर्तन ने अभी बताया कि कुछ डिफरेंट टाइप के करियर ब्रेक होते हैं जो सबैटिकल होता है। तो पहले एक जो कीर्तन ने बताया कि आप खुद में निवेश कर रहे हो, कि आप एजुकेशन हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो, तो आप स्किल अप कर रहे हो आप अपने करियर में। ये एक अच्छे टाइप का करियर ब्रेक हो जाता है। पर आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपका जो एजुकेशन कॉस्ट है वो एक चीज है। दूसरी चीज है लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपकी कमाई हो सकती थी, आपका जो सैलरी पगार जो हो सकती थी उन 1-2 सालों में, वो भी आप दे रहे हैं। तो ये आपको कैलकुलेशन में लाना पड़ेगा कि वो पे ऑफ कैसा रहता है। बट अगर आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, आपने ठीक से सोचा है, तो आप पहले तो अपना एजुकेशन का जो कॉस्ट है वो देख लीजिए, आप कैसे मैनेज करेंगे। और अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नहीं रुकने वाले। दूसरा एक ब्रेक होता है और वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, कि आप शॉर्ट सबैटिकल लें 3-6 महीने का। क्योंकि आजकल के लाइफ में काफी उतार चढ़ाव, कितना स्ट्रेस हो जाता है, तो जस्ट टू टेक अ ब्रेक, टू टू डी स्ट्रेस योरसेल्फ, ये भी अच्छा एक ब्रेक हो जाता है। इस ब्रेक के लिए ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं है, बट
मैंने काफी लोगों को देखा ये लेके, उनको एक्चुअली काफी बेनिफिट मिला है, क्योंकि वो एकदम फ्रेश माइंड के साथ आते हैं वापस वर्कफोर्स में, एंड दे कैन परफॉर्म मच बेटर। उसके लिए ऑब्वियसली आपको बस सिर्फ सोचना है कि अगर आप 3-6 महीने के लिए आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप अपने इमरजेंसी फंड से थोड़ा आपको डिप करके लेना पड़ेगा, बस उसकी थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये काफी डिफरेंट टाइप्स के सबैटिकल आप ले सकते हैं, बट आई थिंक ये अच्छी बात है कि लोग सोच रहे हैं और ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सब। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो ब्रेक है ये ज़रूरी नहीं है कि काफ़ी लंबी चले। जब आपको लगता है कि करियर में वापस लौटना है तो आप अपने आप को तैयार करके वापस आ भी सकते हैं और एक बार फिर से आपका जो कमाई का दौर है वो शुरू हो सकता है। लेकिन कीर्तन, अगर आप इस तरह की ब्रेक ले रहे हैं जहाँ पर आपका खर्च ज़्यादा होने वाला है और कमाई की कोई गुंजाइश नहीं है, संभावना नहीं है और उस तरफ शायद आप जा भी नहीं रहे हैं, तो कैसे डिसाइड करें, अभी से ही कैसे ये तय करें कि आप कितने साल तक बिना किसी पैसे के रहेंगे, आपका खर्च आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, खाका कैसे तैयार हो मेरे करियर ब्रेक के बाद की लाइफ का? देखिए, आई थिंक ये मैथमेटिक्स बड़ा सिंपल है मेरे लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बेसिकली यही चेक करना है कि अगर आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाती है, तो भी आपको घर के लिए कितना खर्चा चाहिए। तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, आपके लाइफ़स्टाइल के लिए ईएमआईज़ चल रही है, जो भी है, एक आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आपका एक्सपेंस कितना है महीने का। मैंडेटरी एक्सपेंस कितना है कि जिसके बगैर आपका घर शायद नहीं चल सकता। आप उसमें 10% 20% ऐड कर दीजिए। आपको फिर बहुत कैटेगोरिकली पता है कि इतना पैसा मुझे हर महीना लगेगा। अब देखिए, जब आप सबैटिकल पे जाते हो और आई थिंक आपको क्लैरिटी डेफ़िनेटली है कि आप एक ब्रेक ले रहे हैं, जैसे कौस्तुभ ने कहा 3 या 6 महीने के लिए, या आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो आपका लक्ष्य बड़ा क्लियर है मेरे हिसाब से कि आपको कितने महीने का प्रिपरेशन करना है। और उतने महीने का प्रिपरेशन अगर आपको करना है और थोड़ा-सा आप पहले से कर रहे हैं, तो करना बड़ा आसान है। तो मान लीजिए अगर मुझे महीने का 1 लाख रुपया चाहिए, उसके ऊपर मैंने 10-15% ऐड कर दिया, तो मुझे अगर महीने का 1,15,000 या 1,20,000 रुपए चाहिए और ये अगर मुझे 1 साल, 1.5 साल तक ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मुझे पता है कि मुझे 20 लाख रुपए तक का कॉर्पस जमा करना है। अब ये मैं जितना जल्दी चालू करूँगा 20 लाख रुपए का कॉर्पस साइड में रखने के लिए, उतना मेरे लिए थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे आपने महीने के एक्सपेंस में 10 या 15% कर दिया, या वैसे ही टाइम में भी रखें कि मान लीजिए अगर ब्रेक पे जा रहे हैं और आपका कोर्स शायद 11 महीने में खत्म हो जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 12वें महीने से जॉब मिल जाए। तो अगर आप 18 महीने की प्लानिंग करके चलेंगे, तो शायद पॉसिबल है कि आपको जॉब इमीडिएटली मिल जाए, तो ये बाकी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इन द वर्स्ट केस अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट आपके पास बफर है जिसकी वजह से आप इरैशनल डिसिजंस नहीं लेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कैटेगोरिकली फिगर आउट कीजिए कितने पैसे की हर महीने की ज़रूरत होगी, और दोनों साइड नंबर ऑफ मंथ्स और हर महीने कितना पैसा चाहिए, दोनों में बफर रख के चलिए। आई थिंक वो एक काफ़ी आसान तरीका है मेरे हिसाब से अपने ब्रेक को मैनेज करने के लिए, और आप उसकी प्लानिंग जितनी जल्दी करेंगे, उतना आपके लिए पैसा इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। ऐसे में अगर कौस्तुभ अचानक से किसी भी तरह की दिक्कत हमने आती हुई देख ली, जैसे कि मान लीजिए कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई जिसकी वजह से महंगाई अचानक से शूट अप हो गई, या किसी भी तरह की अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन, अनिश्चितता वाली सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में नहीं है और शायद आपने फाइनेंशियल प्लानिंग में पता नहीं उसको काउंटिंग किया हो या ना किया हो, अचानक आने वाली क्राइसिस को हम कैसे काउंटिंग करके चले? कविता जी, पहले तो अगर आप सबैटिकल ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आपको ये जो इमरजेंसी फंड जो हम की बात करते हैं, वो हर इंसान को जरूर रखना चाहिए। मिनिमम 6 महीना, मेरे हिसाब से 1 साल का इमरजेंसी फंड अगर आप साइड में रखेंगे, ये 12 महीने के जो एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने बोला जियोपॉलिटिकल टेंशन है, या आपकी नौकरी चली गई, उस हिसाब से आपको ये प्लानिंग ऑलवेज ये इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। और ये इमरजेंसी फंड जिसका आप जो निवेश करेंगे, आप एकदम लो रिस्क फंड में आपको इसको रखना है, क्योंकि ये पैसा आपको कभी भी लग सकता है। तो ऐसा ना हो कि आप
ये फंड को कोई इक्विटी फंड में डाल दें, क्योंकि उसका हम सबको पता है कि उतार चढ़ाव कितना हो सकता है। इसलिए एकदम लो रिस्क फिक्स्ड इनकम फंड में ही इसका निवेश करना चाहिए। और मेरे हिसाब से 6 मिनिमम अप टू 12 मंथ्स का इमरजेंसी एक्सपेंस फंड होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर सबैटिकल या करियर ब्रेक लेने के बाद भी कीर्तन अपने निवेश को जारी रखना क्या सही होगा? डेफिनेटली, यानी आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको सबैटिकल लेने की वजह से आपके जो दूसरे गोल्स है उस पे रोक लगाने की कोई भी ज़रूरत है। ऑफ कोर्स इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका शायद कंटिन्यूअस एसआईपी वाला निवेश या जो एक्स्ट्रा निवेश आपने सोचा था आप वो 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में करेंगे, वो शायद रुक सकता है। पर वो आप बाद में भी कवर अप कर सकते हैं जब आपकी एक्टिव इनकम वापस स्टार्ट हो जाती है। तो 2 चीज़ है, एक तो आपका अक्यूमुलेटेड पैसा जो है, जब तक प्रोबेबली कंटिजेंसी का पैसा यूज़ नहीं हो जाता और उसके बाद भी आपको शायद पैसे की ज़रूरत है, तब तक आपको उसमें डिप करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, डेफ़िनेटली आपकी एसआईपी या कंटिन्यूअस इन्वेस्टिंग पे थोड़ी-सी ब्रेक लग सकती है क्योंकि आपकी एक्टिव इनकम बंद हो गई है। पर जैसे कौस्तुभ ने पहले भी कहा कि मैं होप कर रहा हूँ कि आपने अपनी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट को समझकर वो सबैटिकल लिया है। तो जब आपको आपकी नई जॉब वापस मिल जाती है, तो आप वो जो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट लॉस था ब्रेक का, वो आप शायद नए जॉब से कवर कर लेंगे और वो जितना भी पैसा आप एडिशनल निवेश कर सकते थे या करने वाले थे सबैटिकल में, वो आपको नई जॉब मिलने के बाद आप डेफिनेटली कवर कर लोगे। पर उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ये ज़रूरत तब पड़ सकती है अगर आपने प्रॉपर्ली फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं की है सबैटिकल पे जाने के पहले। पर अगर जैसे हम पिछले 15 मिनट से डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने ये इन चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में डिप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौस्तुभ, 2 चीज़ें हैं, एक तो अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को तोड़ना और दूसरा अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करना अपने खर्चों के लिए, जितने भी साल की आपने करियर ब्रेक ली है। इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसका क्या तरीका होगा, क्या प्रक्रिया होगी? हाँ करता है। तो जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि जो इस्तेमाल करना है, आपको रेगुलर, अगर आपके महीने के खर्चे के लिए आपको रेगुलर इनकम चाहिए इस इन्वेस्टमेंट से, तो आप पहले तो एक पूल ऑफ मनी, एक फंड क्रिएट कीजिएगा और उसका निवेश एकदम लो रिस्क फंड में करना होगा जिसका रिटर्न ज्यादा वॉलेटाइल ना हो। क्योंकि अगर मानिए कि आपको 1000 रुपए चाहिए महीने के, आप अगर वो 1000 के 800 हो गए तो आपको तकलीफ हो जाएगी कि अगर फंड का वैल्यू बहुत ऊपर नीचे होगा। इसलिए इक्विटी फंड में तो नहीं कर सकते। एकदम लो रिस्क फिक्स्ड इनकम फंड में आपको ये पैसा डालना पड़ेगा, तो उस पर कुछ तो रिटर्न आएगा, रीजनेबल रिटर्न आएगा, पर एक थोड़ा प्रिडिक्टेबल रिटर्न आएगा कम वॉलेटिलिटी के साथ। तो ये आपको बहुत ही जरूरी है आपको दिमाग में रखने के लिए, क्योंकि अगर आपने बहुत ही रिस्की फंड में डाला है तो एक महीने वो वैल्यू बहुत नीचे गिर गया, अगर मार्केट नीचे है, और वो बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, तो इक्विटी में निवेश ना कीजिएगा। इस फंड का जरूर एकदम लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कीजिएगा इस्तेमाल करने के पैसे में। जो बाकी का पैसा है, जैसे कीर्तन बोल रहे थे कि जो आपका एक्सेस पैसा है, अगर आपने काफी अच्छी प्लानिंग की और आपने अच्छे से सेव किया है, बाकी का पैसा आपको टच करने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर वो इक्विटी में इन्वेस्टेड है, आपको नहीं लगता कि आपको वो टच करना पड़ेगा, तो वो इक्विटी में रहने दीजिए, क्योंकि वो व्हाइल यू आर नॉट अर्निंग, ये मार्केट के उतार से ऊपर जा रहा है, तो वो वैसे ही रहने दीजिए। बट नियर टाइम का जो खर्चा है वो जरूर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में रखिएगा। चलिए, तो अब तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जितने भी लोग अब तक बस सोच ही पाए हैं कि करियर ब्रेक लेनी है, उनके पास एक पुख्ता प्लान हो और वो इस राह पर निकलें और अपनी ज़िंदगी में अगर करियर से ब्रेक लेना चाहें और कुछ और एक्सप्लोर करना चाहें अपने बारे में, तो वो ज़रूर ही करें। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं कीर्तन को और कौस्तुभ को। तो ब्रेक पर मैं जाऊँ उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जहाँ पर किसी भी तरह का आर्थिक लक्ष्य पर सवाल पूछना चाहें तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। मैं हूँ खुश, बताऊंगा शेयर्स ऐसे जो करेंगे आपको खुश।
जानिए मेरे साथ कड़क शेयर्स रोज ईटी नाउ स्वदेश पर। सही स्टॉक्स गलत टाइम पर खरीदोगे तो रिटर्न्स मिलेंगे पुअर। बेहतर रिटर्न्स के लिए ईटी मनी जीनियस। यहां मिलेंगे स्टॉक पोर्टफोलियोज जिन्होंने दिए हैं अप टू 22% रिटर्न्स, स्टॉक्स की अर्निंग्स ग्रोथ और प्राइस मोमेंटम को यूज करके। सो डाउनलोड ईटी मनी नाउ। Securities market investments are subject to market and other risks. ये भारत है, शौर्य की धरा पर लिखी शक्ति की इबारत है। हाँ, ये भारत है। हम फसलें प्यार की उगाते हैं, हम चांद तक कदम बढ़ाते हैं, हम नीरज मैरी कॉम कोहली हैं, यहां रज रज में जय की बोली है। हाँ हाँ, ये मेरा भारत है। आइए और इस लिमिटेड एडिशन गोल्ड कॉइन जो कि भारत सरकार टकसाल के द्वारा ढाला गया है, इसे अपनाकर भारत के आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बनिए। Clean energy is the need of the hour, and green hydrogen is going to play an important role. In this special episode of Rising India Empowered Planet, industry leaders discuss new energy resources, especially green hydrogen. We are investing in batteries, and green hydrogen does provide another great option for decarbonizing the economy. Green hydrogen, in the wordings of one Professor Sun from Australia, it is the holy grail of future energy sustainability. Till the time the technologies evolve and the supply chains evolve to the right cost levels, a certain amount of viability gap funding from the government will help this get kick-started. Catch this interesting and informative session this weekend at these times. Maybe we should get married. Well? MG Aster, the AI affair. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईटी मनी मन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हमारे दो फाइनेंशियल प्लान की सहायता करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कीर्तन शाह और कौस्तुभ बेलापुरकर, जो अब दर्शकों की उनके फाइनेंशियल प्लान पर, और परवेंद्र चौहान जो कि कीर्तन से सवाल पूछना चाहेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। 20,000 रुपए का ये निवेश करना चाहते हैं 15 साल तक। हाय मिस्टर चौहान, गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग मैम, मैं ठीक हूँ। बताइए मैम। ये क्योंकि चैनल पर देख ये म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है जी, और पहले कभी क्योंकि इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं है ज़्यादा इसके बारे में। बिल्कुल अच्छी जगह पर आए हैं, सही जगह पर आए हैं। मुझे ये बताएं, कहाँ से पढ़ा आपने म्यूचुअल फंड के बारे में? यही मैम नेट से, या आपका जैसे अभी मैंने प्रोग्राम देखना शुरू किया है पिछले 2 महीनों से ये, तब जाके मुझे इसमें समझ में आया कि इसमें भी इन्वेस्टमेंट करके हम अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, टीवी की आवाज़ बंद कर दें और मुझसे फ़ोन पर बात कीजिएगा। 15 साल के बाद ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए आपको निवेश शुरू करना है, और कितना आपको इकट्ठा करना होगा 15 साल में? मैम देखिए, 2 बिटियां हैं मेरे। अच्छा। तो उनकी मैरिज के लिए और उनके एजुकेशन के हिसाब से ही प्लान करना है ये। लगभग कितना अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट चाहेंगे आप? क्योंकि फंड्स रेकमेंड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना आपको कॉर्पस चाहिए उसके मुताबिक आपका जो निवेश राशि है वो भी तो देखनी होगी ना, पर्याप्त है या नहीं? हाँ नहीं, मैं एक तो टारगेट कर रहा हूँ लगभग 2.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो 15 साल बाद मेरे पास। 2.5 करोड़? 2.5 करोड़ मेरे पास। इसके अलावा लमसम के लिए भी कुछ अमाउंट है अलग से मैम, लगभग 20 से 25 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपने ये 20,000 की SIP करनी है और उसके बाद 25 से 30 लाख रुपए अलग से डालने हैं? यस मैम, यस मैम। और ये सब आपने डालने हैं म्यूचुअल फंड में 15 साल के लिए? हाँ, 15 साल या 20 साल, मतलब पहला टारगेट 15, फिर दूसरा, उसके बाद 18 साल का है। ओके, चलिए ठीक है। कीर्तन, अब थोड़ी और क्लैरिटी आती हुई बताएं, अब कैसे फाइनेंशियल प्लान आप इनको रेकमेंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने डिसाइड किया कि आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है।
दो चीजें हैं। आपने कहा कि आपका लक्ष्य 15 साल का है, तो लक्ष्य तो काफी पर्याप्त है। आप काफी लंबे समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले ये आपका सही डिसीजन है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में अगर आप पैसा लगाएंगे और थोड़ा सा ऊपर नीचे या वॉलेटिलिटी होना बहुत कॉमन है, तो जितना लंबा समय होगा आप ये वॉलेटिलिटी को अच्छी तरीके से राइड कर पाएंगे। मुझे आपका एग्जैक्ट रिस्क प्रोफाइल तो नहीं पता, पर जितनी डिस्कशन मैंने सुनी आपकी अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये 3-4 फंड्स जो जिसमें मैं सजेस्ट कर रहा हूँ निवेश करने का, अगर आप उसमें निवेश करेंगे तो शायद ये आपके रिस्क प्रोफाइल को काफ़ी हद तक मैच कर पाएगा। तो आपको जो 20,000 रुपए की एसआईपी करनी है, वो 20,000 रुपया आप 4 फंड्स में इक्वली डिवाइड कर दीजिए। तो कैनरा रेबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ले लीजिए, एक्सिस मिड कैप ले लीजिए, पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप ले लीजिए और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। देखिए, क्योंकि मुझे रिस्क प्रोफाइल पे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी आपके, इसलिए मैंने 4 में से 3 फंड्स को लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में सजेशन दी है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो लार्ज कैप में रहे, जिससे शायद पोर्टफोलियो पे वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो। पर क्योंकि आपके पास 15 साल का समय था, तो मैंने एक मिड कैप फंड भी ऐड कर दिया, जो शायद जिसकी वजह से एक थोड़ा सा किकर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स ऐड हो सके। अगर आप जो ये 20,000 रुपए की एसआईपी करने का सोच रहे हैं, 20,000 रुपए की एसआईपी अगर आप कंटिन्यू करें 15 साल में, तो 12% के हिसाब से आप तकरीबन 1 करोड़ रुपया जमा कर पाएंगे। अगर आपको 2.5 करोड़ रुपए जमा करने, तो आपके पास दो ऑप्शंस है। या तो आप ये अपनी एसआईपी 50,000 रुपया कर दीजिए, पर जैसे आपने कहा कि आपके पास 25 लाख रुपए ऑलरेडी है निवेश करने के लिए, उन 25 लाख रुपए को अगर आप आज इन्वेस्ट कर दे और 20,000 रुपए की एसआईपी कर ले, तो आप तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए तक पहुंच जाएंगे। तो आपके पास आज जितना पैसा है, वो और 20,000 रुपए की एसआईपी आपको डेफिनेटली आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगी। 25 लाख रुपए किश्तों में डालें और उन्हीं फंड्स में डालें जो आपने रेकमेंड किए हैं? एब्सोल्युटली, किश्तों में डालें। सबसे पहले स्टैगर्ड अप्रोच ले, एक साथ पूरा पैसा निवेश ना करें। तो आप सबसे पहले उस पैसे को डेट फंड्स में डाल दीजिए। तो ये जितनी भी स्कीम्स मैंने आपको कही है, उन सब स्कीम्स की लिक्विड फंड की स्कीम्स होती है। आप लिक्विड फंड में डालिए और उसे ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स धीरे 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 करके इन्हीं 4 इक्विटी फंड्स में इक्वली डिवाइड कर दीजिए। ज्यादा स्कीम्स ऐड करने से मुझे नहीं लगता कि पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। तो ये जितना भी नया पैसा आप निवेश करने का सोचे, ये 4 स्कीम्स में कंटिन्यू कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो शायद मीट हो जाएगी। परवेंद्र जी, कोई सवाल पूछना है कीर्तन को? नहीं मैम, फिर जब दोबारा जरूरत होगी तो मैं दोबारा आपको मैसेज करूंगा मैम। बिल्कुल, धन्यवाद सवाल भेजने के लिए। ऑल द बेस्ट। श्रीधर बडगाल साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। श्रीधर जी। यस, बोलिए। नमस्कार सर, आप बताइए क्या सवाल है? मेरा अभी एज 35 है और मेरा रिटायरमेंट गोल है 25 साल के बाद। तो मैंने मेरे पोर्टफोलियो तो बेच दिया है, तो इक्वली 7,000 ईच मंथली 28,000 होता है। मेरे पास हेल्थ कवर भी है और टर्म प्लान भी है, दोनों भी कवर्ड है। तो ये मेरे रिटायरमेंट के लिए अगले 25 साल के लिए 2 करोड़ चाहिए था। चलिए, अच्छा लगा रिटायरमेंट के बारे में सोचा, उसके लिए अलग से एक रणनीति भी अपनाई है। कौस्तुभ, कैसे इनकी सहायता करेंगे आज? श्रीधर जी को, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो लंबा सोच रहे हैं। 25 साल बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है निवेश करने के लिए। बस कुछ चीजें हैं जो पहले तो मैं उनके जो पोर्टफोलियो की है उनके बारे में बात करता हूँ। तो उनके जो 4 फंड है अभी, और उनको अगर देखें आप तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, एक मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है और एक टैक्स सेवर है, जिसमें ऐसा फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। पर अगर इनका टोटल एक्सपोजर देखें तो मोर देन 60% मिडिल स्मॉल कैप स्टॉक्स में है उनके 4 फंड के होल्डिंग देखिए। मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है। जैसे कीर्तन जी भी पहले बोल रहे थे कि समय टाइम होराइजन लंबा है तो अच्छा है, हम रिस्क ले सकते हैं। बट लार्ज कैप बड़ी कंपनियां हैं, उसका
मेरे हिसाब से एटलीस्ट 50 to 60% एक्सपोजर उनमें होना चाहिए, और बाकी का आप एक्सपोजर ले सकते हैं मिड स्मॉल कैप फंड में। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आपको थोड़ा ये एक्सपोजर कम करना है मिड स्मॉल कैप्स में, 60% से 40% लाना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? ये जो आपके जो अभी जो मिड और स्मॉल कैप फंड है उसमें से थोड़ा SIP का अमाउंट रिड्यूस करके एक लार्ज कैप फंड में आप निवेश कीजिएगा। ये लार्ज कैप फंड या मेरे का लार्ज कैप फंड हो सकता है, या आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, इन दोनों फंड में से आप एक में निवेश कर सकते हैं। और इस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो ज्यादा वेल डिवर्सिफाइड हो जाएगा और वॉलिटिलिटी भी कंट्रोल में आ जाएगी मेरे हिसाब से। ये पहली बात। दूसरी बात, बहुत ही अहम जो बात है, जो श्रीधर जी ने बोला कि उनका जो लक्ष्य है 2 करोड़ रुपए का 25 साल बाद। अभी हाल ही में हम सब बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, भारत देश में भी, USA में भी, पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन का बारी चल रहा है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? ये जो महंगाई बढ़ती रहती है, कि अगर आज आप कोई चीज 100 रुपए की ले रहे हो तो 1 साल बाद शायद वो 105, 106, 110 रुपए के हो सकते। तो महंगाई बढ़ती है तो आपका जो आपको पैसे देने पड़ते हैं उसी चीज के लिए वो पैसे बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से उनका जो लक्ष्य है 2 करोड़ का, उनको थोड़ा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आज के हिसाब से अगर देखें कि 25 साल बाद 2 करोड़ का जो वैल्यू है, अगर आज देखेंगे तो वो सिर्फ 46 लाख का इक्विवेलेंट है। तो आज जो आप 46 लाख में खरीद सकते हैं, उसी चीज को 2 करोड़ लगेगा 25 साल बाद। तो ये दिमाग में रखने की बहुत जरूरत है। तो अभी उनका जो निवेश है, अभी वो 28,000 का SIP कर रहे हैं हर महीने, 25 साल का टाइम होराइजन है। अगर उसी अमाउंट का करते रहें तो 2 करोड़ 25 साल बाद आराम से मिल जाएगा। पर जैसे मैंने बोला, वो 2 करोड़ नहीं, उनको 6-8 करोड़ का सोचना चाहिए इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के लिए। और ये काफी आराम से हो सकता है। उनको बस स्टेप अप करना है उनका SIP, जो अगर आज 28,000 है टोटल, हर साल 10% से आप बढ़ाएंगे। अगर आपका जो भी आमदनी है हर साल होपफुली बढ़ती रहती है, तो आप सेविंग जरूर कीजिए एक्स्ट्रा, और 10% एवरी ईयर आप सेव करते जाइए। आराम से आपका ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी अमाउंट कवर हो जाएगा 25 साल में, क्योंकि आपके पास जो आपका सबसे बड़ा सहायक है इस टाइम। 25 साल बहुत अच्छा टाइम होराइजन है इन्वेस्टिंग के लिए। तो हम आराम से एक्विटी में और काफी एग्रेसिव, जैसे बोला, 40% तक मिडिल स्मॉल कैप एक्सपोजर ले सकते हैं, और काफी अच्छे से उनका गोल मिल जाएगा। बट जरूर याद रखिएगा कि 10% से हर साल आपको SIP अमाउंट बढ़ाना ही चाहिए। ये निवेश राशि को बढ़ाइएगा, जो फंड्स रेकमेंड किए हैं उनमें आप निवेश की रणनीति अपनाइए। आगे बढ़ेंगे, ट्विटर के जरिए सत्या का सवाल लेंगे, जो कि कीर्तन के लिए है। इनकी उम्र 35 साल की है और गुवाहाटी से ये सवाल अपना भेज रहे हैं। 2 करोड़ का लक्ष्य है इनका। कीर्तन निवेश कर रहे हैं, 2 SIP चल रही है इनकी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 में 5,000 रुपये, और CR फ्लेक्सी कैप में 3,000 रुपये, और 500 रुपये बढ़ा भी रहे हैं, कह रहे हैं सालाना। 20 साल का लक्ष्य है 2 करोड़ के लिए। बताएं। देखिए, सबसे पहले तो इन्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर वो 8,000 रुपये की SIP कर रहे हैं तो 20 साल में वो तकरीबन 75 लाख तक ही पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले तो उनको अपनी SIP थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे उनका लक्ष्य अगर 2 करोड़ रुपए है 20 साल में अक्यूमुलेट करना, तो 12% के हिसाब से तकरीबन 22,000 रुपए की SIP उन्हें करनी पड़ेगी। अब शायद ये पॉसिबल है कि वो इमीडिएटली 8,000 रुपए की SIP जो कर रहे हैं, उससे 22,000 रुपए की SIP का सीधा जंप ना ले सके। उसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कि आप स्टेप अप SIP का इस्तेमाल कीजिए। अब अगर प्रॉपर नंबर्स की बात करें, तो आज अगर आप 8,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, हर साल आप अपनी SIP को 2,500 रुपए से बढ़ाएं। आज 8,000 है, अगले साल 10,500, उसके बाद 13,000, ऐसे करके अगर आप हर साल अपनी SIP को 2,500 रुपए से बढ़ाएंगे, तो आपका जो ये 20 साल में 2 करोड़ रुपए का लक्ष्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। अज्यूम करता हूँ कि 12% रिटर्न निकालने की बात कर रहे हैं। आपके फंड्स पे मुझे दोनों फंड्स में ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मैं वेट्स थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक्सपोजर मिड कैप को काफ़ी ज़्यादा है लार्ज कैप से। तो अगर आप दोनों को 4-4 हज़ार कर पाए, या
मोतीलाल ओसवाल वाले फंड को 3,000 और कैनरा वाले फंड को 5,000 कर पाए तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बेटर प्रोपोजिशन या पोर्टफोलियो बन सकता है। तो आपके फंड्स पे सिर्फ थोड़ा सा फंड एलोकेशन को ऊपर नीचे करने की जरूरत है। बाकी फंड्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल लेने हैं शो में, लेकिन उससे पहले जल्दी से रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताएं कौस्तुभ, क्या है आपका गुरु मंत्र? जी, तो ये एकदम आसान सा गुरु मंत्र है कि आप निवेश बहुत ही जल्दी चालू कीजिए, जैसे ही आपकी नौकरी लगे आप चालू कीजिए, अच्छे से प्लानिंग कीजिएगा और पेशेंस रखिएगा। ये 3 जो कार्डन रूल्स हैं आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि अगर आपने ये फॉलो किया तो जैसे हम बोलते हैं टाइम इज द बेस्ट कंपाउंडर, इट्स द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर वो आपने जल्दी चालू किया तो आप आराम से आपका जो भी लक्ष्य है आपको मिल पाएगा। बस प्लानिंग अच्छे कीजिए और पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हमें पता है मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता है, पर आपको बस डटे रहना है। बिल्कुल। कीर्तन? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है थैंक्स टू एमपी और सेबी की जितनी भी एड्स है म्यूचुअल फंड से लेकर, उसकी वजह से म्यूचुअल फंड और एसआईपी एज अ कॉन्सेप्ट तो बड़ा पॉपुलर हो गया है, पर लोग भूल जाते हैं कि आज आपकी जो इनकम है जिसके बेसिस पे आप एसआईपी कर रहे हैं, ये इनकम काफी बढ़ जाती है, आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो आपके एक्सपेंसेस के बढ़ने के साथ या आपकी इनकम के आपको अपनी एसआईपी जिसे आप स्टेप अप, क्योंकि अगर आप अपने एक्सपेंसेस और इनकम के साथ नहीं बढ़ाएंगे, जो पर्पस होगा वो शायद आपको कम पड़ेगा इन्फ्लेशन की वजह से। तो एसआईपी बहुत ही अच्छा टूल है, पर स्टेप अप एसआईपी उससे बेहतर टूल है। ऑलराइट, चलिए निवेश का गुरु मंत्र जो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपका साथ देंगे। आगे बढ़ते हैं, कौस्तुभ के लिए सवाल पूछने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम सिन्हा। नमस्कार सिन्हा साहब, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? नमस्कार। नमस्कार। मैडम मैं कोलकाता मेट्रो रेलवे में स्टेशन सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर हूँ। अच्छा सर, बताइए सवाल क्या है? मैं यह जानना चाह रहा था कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों में बेहतर कौन होगा? आपने निवेश करना है या कर दिया है? नहीं, मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। अच्छा, क्या है पोर्टफोलियो में, किस किस तरह के फंड है, कुछ पता है आपको? जी, मेरा मंथली 18,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट जा रहा है म्यूचुअल फंड में। अच्छा। और इसमें एक्सिस ब्लू चिप फंड में 2,000 है। अच्छा। एक्सिस फ्लैगशिप कैप फंड में 2,000 है। एक्सिस मल्टी कैप फंड में 3,000 है। अरे। और टाटा का इंडिया डिजिटल फंड में 5,000 है। ओके। मेरे ये सेट्स मिड कैप फंड में 1,000 है और मेरे ये सेट्स इमर्जिंग इक्विटी फंड में 2,500 है। चलिए, तो आपके पास ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप है और एक मल्टी कैप है। जी। कौस्तुभ बताएं, दोनों में से बेहतर और दोनों में से किस तरह के निवेशक को क्या लेना चाहिए? जी जरूर। तो पहले सवाल का जो कि दोनों में से बेहतर कौन सा है, वो एकदम डिपेंड करता है कि निवेशक का जो रिस्क एपेटाइट, उनका लक्ष्य क्या है। क्योंकि मैं पहले क्विकली समझाना चाहता हूँ ये दोनों फंड का जो मैंडेट है वो क्या है। जो फ्लेक्सी कैप जैसे नाम है कि वो काफी फ्लेक्सिबल मैंडेट होता है कि फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं कि लार्ज कैप में कितना डालना है, मिड कैप में कितना डालना है, स्मॉल कैप में कितना डालना है। पर अगर आप ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सी कैप फंड देखें तो उनमें लार्ज कैप बायस जो होता है कि ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप 60% से 75% लार्ज कैप टिपिकली उनका एलोकेशन रहता है और बाकी का मिड और स्मॉल कैप में रहता है। क्योंकि काफी निवेशक जो है उनको इनका रिस्क प्रोफाइल मैच करता है कि 70% लार्ज कैप और 30% मिड कैप या स्मॉल कैप में जाए, इसलिए काफी पॉपुलर उसी टाइप से मैनेज होता है। मल्टी कैप थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है उस हिसाब से, क्योंकि उनका जो मैंडेट है 25% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में मिनिमम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा और बाकी ये 25 कहीं पे भी जा सकते हैं। तो मिनिमम 50% आप देखेंगे तो मिड और स्मॉल कैप में जाता है। और जैसे हमने बात की थी, मिड और स्मॉल कैप
लंबे समय के लिए बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, पर वॉलेटिलिटी उनमें काफी ज्यादा हो सकती है। हमने देखा है कि ऐसे भी समय आए हैं जब मिड और स्मॉल कैप्स 30-40% नीचे गिरे हैं, पर लॉन्ग टर्म में वो काफी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो पहले तो निवेशक को वो ये सोचना पड़ेगा कि हमारे जो एग्जिस्टिंग फंड हो, जैसे पुरुषोत्तम जी ने बताया, उनके पास कुछ लार्ज कैप है, कुछ फ्लेक्सी कैप है, कुछ मल्टी कैप है और कुछ मिड कैप भी है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन उनको करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट एक्सपोजर उनका कितना आ रहा है, उनका निवेश का जो समय है वो कितना है, क्योंकि अगर ज्यादा समय है तो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, अगर कम समय है तो फिर ज्यादा लार्ज कैप उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ये दिमाग में रख के फिर उनको सोचना पड़ेगा कि कौन सा मिड कैप ले या मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप ले या मल्टी कैप ले। ये एक बात हुई। और दूसरी, क्योंकि उन्होंने कुछ फंड्स के नाम लिए, मैं बस एक चीज बताना चाहूंगा कि कॉन्सोलिडेटेड पोर्टफोलियो अच्छा है, पर अगर आप एक ही फंड हाउस के 3-4 फंड रखेंगे तो उनका जो स्टाइल होता है इन्वेस्टिंग का काफी सिमिलर होता है। तो क्या होता है कि एक हाल में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और दूसरे हाल में रिलेटिवली वो इतना अच्छा नहीं कर रहे, सब साथ में वैसा ही करेंगे। तो थोड़ा डिवर्सिफिकेशन बाय स्टाइल भी जरूरी है। चलिए सिन्हा साहब, आपका जो सवाल था कि मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप दोनों में से कौन सा किस वक्त लेना चाहिए, किस निवेशक को लेना चाहिए, उसका जवाब तो आपको मिल गया है। दूसरा जो आपके फंड्स थे वो हमने अभी नोट डाउन किए हैं। अगर आप इस पर विस्तार से सलाह चाहते हैं तो अपने फंड्स के नाम हमको दोबारा भेजिएगा। फिलहाल धन्यवाद अपना सवाल हमको देने के लिए। और कौस्तुभ आपका, कीर्तन आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। मुझे भी आज के शो में इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक नंबर छोड़ जा रही हूँ आपकी स्क्रीन पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आपको एक्सक्लूसिवली अपने सवाल हमें भेजने हैं। आपका कोई भी आर्थिक लक्ष्य हो, रिटायरमेंट का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी या गाड़ी खरीदनी हो, शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म, अपना सवाल हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।